Today's topic is basic computer organization and data processing cycle. Basic diagram. So this covers IPO cycle and other features we will see in the later topics. Okay. What does basic diagram of a computer tells about? This tells about the basic or the most important cycle of IPO. Cycle of IPO. IPO. Input. P stands for processing, the brain part, and output. Okay. So this is input. This is divided actually into three sections. Section number 1, section number 2, section number 3. Okay. This is I. This portion is P, and this is O. So through what kind of a device we use for input? We can use keyboard, mouse, barcode reader, etc. Okay, so we can use these kind of device. In fact, for writing on screen, I am using a pen. Okay, I am using a pen. This is again an input device. This is again an input device. So there are several kind of input devices like keyboard, mouse, barcode, or any other thing like camera. That's also a input device. Okay, so कीबोर्ड समझ में आता है, आप वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं, माउस समझ में आता है, क्लिक कर रहे हैं. हाउ कम बारकोड रीडर? बारकोड रीडर आपने देखा होगा शॉप्स वगैरह में प्रोडक्ट के पीछे जो बारकोड लगा होता है उसके वैल्यूज उसमें स्टोर रहती है, उसमें उसका प्राइस वगैरह बैच वगैरह स्टोर रहता है. तो वो रीड कैसे करेंगे? या तो टाइप करके एंटर करें या क्या करें, मशीन के सामने रखा और उसने उसकी वैल्यूज को रीड कर लिया. दैट्स व्हाई वो भी आपका इनपुट डिवाइस. कैमरा कैसे? जैसे कि आपका मोबाइल से आप समझ लीजिए, सबसे उसका एप्लीकेशन आजकल मोबाइल में फेस अनलॉक होता है. अब पहले होता था आपका कीपैड से आप इनपुट करते थे, फिर आपका आ गया फिंगर प्रिंट, थंब प्रिंट, फिर उसमें आ गया आपका फेस अनलॉक. फेस अनलॉक तो बिना कैमरे के चलेगा नहीं, तो कैमरा क्या कर रहा है? एज अ इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है. हम कोई भी वैल्यूज इनपुट करते हैं, कुछ भी इनपुट करते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? सेकेंड यूनिट. मीन्स किस बात के लिए? प्रोसेसिंग के लिए. okay? इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू. तो इसके पास में आते हैं. अब यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती हैं कि किस तरह का काम होना है. अभी हमको कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड करना है तो कहाँ जाएगा, अगर हमें स्टोर करना है तो कहाँ जाएगा, अगर हमें सिंपल कोई चीज अपने पास में रखनी है या उसको ऑपरेट करके वापस देने से कैसे होगा, ये सब चीजें यहाँ डिसाइड. बट इसके बाद में अभी जब ये डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पे क्या होना है, उसके बाद में क्या होगा? हमारा आउटपुट जनरेट होगा जो कि हमारे स्क्रीन पे आता है. स्क्रीन को हम कहते हैं मॉनिटर. लैपटॉप के केस में तो उसकी स्क्रीन उससे जुड़ी रहती है, लेकिन होता तो वो भी मॉनिटर है. या फिर हो सकता है कि मॉनिटर के साथ साथ हम उसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाह रहे हो कि भाई हमने जो सामान बेचा उसका प्रिंट आउट भी निकल के आ जाए. ओके. या फिर जिस तरह से ये सारी चीजें इनपुट की हैं, इनपुट के डिवाइसेस हैं, वैसे ही इनपुट की डिवाइस एक और हो सकती थी, माइक्रोफोन, माइक. जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आपके पास आवाज पहुंच रही है, या कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना गूगल या एलेक्सा का आप ऐड देखते हैं, या सिरी, एप्पल का एक एप्लीकेशन होती है सिरी.
तो ये सब चीजों को जब किया जाता है तो उसको इनपुट किससे मिल रहा है, माइक के जरिए से। और आउटपुट जब अपना काम करेगा तो आपको रिजल्ट क्या दे देगा, आपको दे देगा स्पीकर पे, मतलब बोल के बता देगा, हेडफोन में आ जाएगा आपको, या ईयरफोन, जो भी आपके पास लगा हुआ है। ओके, जो भी चीज लगी, तो इस तरह से ये वर्क करता रहता है। ओके, ये चीजें क्लियर है। इसको मैं अभी यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, बट ये स्लाइड अभी यहीं पे रहेगी। नेक्स्ट इज, जब कभी भी हम इनपुट करते हैं, यहां से हमारा इनपुट जनरेट हुआ, आ जाएगा हमारा डायरेक्ट मेमोरी यूनिट पे। क्यों आ जाता है, आप खुद सोचिए कि जब कभी भी आप कुछ, सपोज आपको कोई डिक्टेशन चल रहा है, उस डिक्टेशन के बीच में क्या हुआ कि जो फैकल्टी है, जो भी टीचर है आपको बोल रहा है, वो उसने कोई सेंटेंस बोला, ठीक, जब वो आपको बोल रहा होता है तब वो इस पॉइंट पे है, ठीक, आपने लिखना शुरू किया, ये वो बोल रहे हैं और आपने यहाँ पे लिखना शुरू किया, वो बोलते हुए आगे जा रहे हैं और आप पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, आपका फटाफट फटाफट स्टोर हो रहा है ना कहीं इंफॉर्मेशन, वो एक तरह की आपकी मेमोरी होती है। उसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है कि थोड़ी देर के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज, थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए एक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रैम, जिसको हम लोग कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैम का पर्पस क्या होता है, रैम अलग अलग कैपेसिटीज की आती है, और रैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि रैम ही वो मेमोरी होती है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होने में हेल्प करती है। ये कह लीजिए, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो सॉफ्टवेयर है या उसका जो प्रोग्राम है, वो कॉपी हो जाता है रैम में, वो लोड हो जाता है रैम में। जब वो रैम में लोड हो जाता है तभी आप उस सिस्टम पे काम कर पाते हैं। ओके, उसकी कॉपी वहां पे, ताकि वो इंस्ट्रक्शंस तो पता चले कि क्या, जब ये ऐसा कुछ करते तो ये काम होगा, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे काम होगा, जब ये बटन प्रेस करेंगे तो ये चीज जनरेट होगी। ये सारी चीजें कहाँ स्टोर रहती हैं, रैम के पास है, तो क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी आ गई। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि रेगुलर यूज की नहीं होती, तो उनकी कॉपी जनरेट नहीं होती है, वो आगे क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग करके वहां से लेकर के आता है जो ओरिजिनल लोकेशन पे रखा होता है। तो आपने कुछ भी इनपुट किया तो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, मेमोरी यूनिट के पास, फिर वो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट के पास कुछ, ठीक है। कंट्रोल यूनिट उसको देखेगी कि भाई करना किस तरह से है, क्या काम होना है, कैसे होना है, वो सारी चीजें जनरेट करेगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास से वही चीजें आती हैं जिसमें ये डिसाइड हो कि भाई हमें कुछ कैलकुलेट करना है, ओके। हर चीज, हर बार हम जब कंप्यूटर पर काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं। हो सकता है कि हमने कुछ ओपन किया और उसको सिर्फ सेव करना है, सेव करके बंद कर दिया। हमने फोटोग्राफ कॉपी करी सिस्टम में और उसके बाद हमने पेन ड्राइव से कॉपी किया, उसके बाद में पेन ड्राइव निकाली, सेव करके उधर काम करना, इसमें हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, हमने एक डेटा को एक जगह से दूसरी का मूव किया, तो उस टाइम हमारा ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU इस्तेमाल नहीं। ओके, किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर करी है जिसकी वजह से आई थिंक स्क्रीन मूव कर गई है, जस्ट अ मिनट। ओके, क्लास प्लीज डोंट शेयर योर स्क्रीन। ओके, सो कैलकुलेट के ऊपर आ गए हम, ALU का काम हो गया। अब ये सारा काम, हर एक का काम डिसाइड है कि जगह भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, बट ये सब तो सिस्टम के सारे काम है। अगर सिस्टम का पावर ऑफ हो जाता है, जब ये ऑन है तब तो चल रहा है, पावर ऑन है तो ये सब कुछ चल रहा है बढ़िया, लेकिन जैसे ही ऑफ हुआ तो आपने जितना भी काम किया था सब
वैनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेमोरी होती है रैम, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ओके, पावर मिल रहा है तब तक ऑन है, तब तक काम चल रहा है, जैसे आपने पावर ऑफ किया खत्म। तो सपोज आपने कुछ डिजाइन किया, सपोज आपने एक लेटर लिख रहे थे आप, ठीक है, आप एक लेटर लिख रहे थे या कोई रिपोर्ट बना रहे थे। अब अगर लाइट चली आती है तो जाहिर सी बात है चला जाएगा। इसको बचाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, मतलब क्या करते हैं, फाइल का सेव कमांड यूज करते हैं। सेव कमांड यूज करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, जहां कहीं भी आपका फोल्डर बना हो, या माई डॉक्यूमेंट्स नाम की जगह पे, माई डॉक्यूमेंट्स नाम की जगह पे आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं। आप जो कुछ भी स्टोर करते हो वो कहां जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज के पास आता है। सेकेंडरी स्टोरेज आपके पास कौन सी होगी, हार्ड डिस्क ड्राइव, या हो सकता है आपकी पेन ड्राइव। ऑल्दो यूज नहीं होता है, बट हम मान ले रहे हैं कि डीवीडी भी आपकी आती इसी कैटेगरी में, लेकिन यूज नहीं होती। डीवीडी हो गई, सीडी हो गई, ये सब चीजें इसी के अंदर आती। ओके, नोट कर लीजिए आप इसको फटाक से, मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। ये पूरा डायग्राम एक्चुअली आपको ये बताता है कि एक यूजर सपोज यूजर ये है, इसको क्या करना है, सबसे पहला काम इनपुट करना है, पहला काम। दूसरा काम यहाँ पे होगा, फिर जो कुछ भी इसके अंदर चल रहा है, तीसरा काम रिजल्ट। एक यूजर किस तरह जब इंटरेक्ट करता है तो सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, ये मोटा मोटा यहाँ पे बताया गया। इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स है, हम लोग धीमे धीमे देखेंगे जैसे जैसे टॉपिक्स हमारे आगे बढ़े। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। यस सर। गुड। नेक्स्ट इज इनपुट यूनिट। नेक्स्ट इज इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में जैसे अभी हम लोगों ने देखा, क्लास अपना हेडिंग भी डालते चलेगा इनपुट यूनिट की। जैसे हमने देखा था ना कि कीबोर्ड से हम वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। ये हमारा कीबोर्ड आपका क्वालिटी कीबोर्ड है, मतलब एनसी स्टैंडर्ड, एनसी स्टैंडर्ड के ऊपर बना हुआ क्वालिटी कीबोर्ड है। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन जनरली आपके कैरेक्टर सेट होते हैं ABCD वाले। बाकी सारे फंक्शंस होंगे, इंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, स्पेस बार, सारी चीजें होंगी। स्पेस बार सबसे बड़ी बटन होता है, याद रखिए, सबसे चौड़ा, क्योंकि आप जब दोनों हाथ से यूज कर रहे होते हैं कीबोर्ड, तो स्पेस बार दोनों हाथ में से कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप दबा सकेंगे। ये नंबर पैड हो गया, ये अप डाउन लेफ्ट राइट एरोज हो गए, ये बाकी कुछ फंक्शन कीज हैं, क्या ऑन रहेगा क्या ऑफ रहेगा, स्पेस, इस तरह की चीजें। माउस क्लिक करके यूज करने वाली डिवाइस हो गई, जब आपको जो है किसी GUI फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है तब ये यूज करते हैं। स्कैनर को भी हम इनपुट की तरह से यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपको सिस्टम में किसी पर्पस के लिए रीड करना है, तब आप इसको स्कैन। वेब कैम या डिजिटल कैमरा किसी तरह के रिकॉग्निशन को या कैमरे से जो है इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम में जब आता है, तो एक जगह से आपके कंप्यूटर से पे लगा हुआ कैमरा क्या करेगा, रीड करेगा, इनपुट लेगा, और जिसको भी दिखाना है, अगर आप ही की स्क्रीन पर दिखाना है तो वो एज आउटपुट यूनिट हो गई, किसी और को भी दिखाना है इंटरनेट के ऊपर तो भी वो उसकी स्क्रीन आउटपुट डिवाइस। माइक्रोफोन, किसी भी तरह का माइक्रोफोन हो, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक्स कोई भी हो, मतलब जो गेम्स के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं, वीडियो गेम्स वगैरह के लिए, तो ये भी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला हमारे पास में मॉनिटर होता है, मतलब जो स्क्रीन पर हमको दिख रहा है।
कि भाई इस तरह से या ये रिजल्ट हमारे हैं या ये रिजल्ट हमारा है। ओके, दूसरा हो जाता है हमारा प्रिंटर, जिसपे हम चीजों को प्रिंट करते हैं। इसके अलावा हमारे बाकी सारी चीजें हैं। ये प्लॉटर भी क्या होता है, प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है, लेकिन बहुत बड़े साइज, ये प्रिंट ही कर रहा है। प्रोजेक्टर, जो आपके स्कूल्स वगैरह में प्रोजेक्टर लगे होते हैं, जैसे कंप्यूटर से जो कुछ भी किया, तो वो कहाँ पे आ रहा है, आपको वॉल पे दिखाया जा रहा है या बोर्ड के ऊपर प्रिंट करके दिखाया जा रहा है, बोर्ड के ऊपर दिखाया जा रहा है उसका रिफ्लेक्शन, लेकिन किसके जरिए से दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्टर। स्पीकर, किसी ने कुछ बोला है या सॉन्ग्स वगैरह कहीं रखे हुए हैं, उसको आप सुनते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट निकल रहा है वो ये है, इस पे आ रहा है। अब चाहे आप उसको स्पीकर से जोड़ के रखिए, चाहे आप हेडफोन से, दोनों है तो सेम चीज है ही, सिर्फ क्या हुआ है कि इसको कान पे लगा करके रखना होता है, इसको आप, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इसका डेसिबल ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा तेज सुनाई देता है, इसलिए इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज सीपीयू। सीपीयू इन जनरली इस साइज, इस तरह से देखने में होता है, बॉक्स, इसको सब लोग सीपीयू बोलते हैं, बट दिस इज एक्चुअली अ कैबिनेट। दिस इज एक्चुअली अ कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट वो डब्बा होता है, जैसे घर में भी कैबिनेट्स बने होते हैं, जैसे कि किसी की किचन में मॉड्यूलर किचन बना हो, या किसी किचन में ऊपर शेल्फ बनी होती है ना, अलमारी बनी होती है, उसको भी कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट का मतलब हो गया कोई एक छोटी अलमारी टाइप की कोई चीज, ये कैबिनेट है। इसके अंदर सारे पार्ट्स लगे होते हैं, तो वहां पे आपका सीपीयू लगा होता है, ठीक है। बट सीपीयू, इसको रेफर कैसे, कैबिनेट के नाम से नहीं, इसको हर कोई सीपीयू के नाम से ही रेफर कर रहा होता है। कि सीपीयू का पावर बटन, ये पावर बटन होता है जनरली यहाँ पे, ये इसमें सीडी ड्राइव दिखा रखी हुई है, बाकी इसके यूएसबी के पोर्ट्स हैं, यहाँ पे माइक्रोफोन का पोर्ट है, हेडफोन का पोर्ट, जैक है। ये एक जाली जैसी कोई चीज बनी हुई है, जाली जैसी चीज हमेशा मिलेगी आपको, चाहे आगे हो चाहे पीछे, इन जनरली फॉर एयर फ्लो। एयर फ्लो, अगर एयर का फ्लो नहीं होगा, हीट उसकी कहां से बाहर जाएगी, और ये बहुत ज्यादा हीट अप होता है। इसके अंदर, इस कैबिनेट के अंदर आपका क्या क्या लगा होता है, बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती है, जैसे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, उसके ऊपर क्या लगा होगा, उसके ऊपर आपका सीपीयू लगा होगा, साथ में आपका स्टोरेज डिवाइस लगी होगी, उसके अलावा आपका मेमोरी लगी होगी, ठीक है। ये सारी डिवाइसेस किसके ऊपर जुड़ी होती हैं, इस पे जुड़ी होती है। इसके अलावा एक पावर यूनिट जुड़ी होगी, पावर यूनिट, ओके। ये सारी चीजें इसमें जुड़ी होती है। जगह इसमें तब भी बहुत सारी होती है, लेकिन ये सब चीजें होने के बाद, एयर फ्लो वगैरह मिलने के बाद जनरली ये साइज आता है। कुछ सीपीयूज या कुछ कैबिनेट थोड़े से पतले होते हैं, उनको कहते हैं, या छोटे साइज में होते हैं, उनको कहते हैं SFF, शॉर्ट फॉर्म फैक्टर। आप ले सकते हैं उस तरह के सिस्टम को, बट उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आपका जो टेम्परेचर है रूम का, या जहाँ कहीं भी आप उसको यूज कर रहे हैं, वो आपका इस तरह से हो कि कूलिंग टेम्परेचर हो वहां पे, या जैसे एसी हो या ठंडी जगह हो। बहुत गर्म होगा तो उसमें खुद इतना कंजेस्टेड अंदर रहता है, तो उसका फैन उसका अच्छा काम नहीं करता। सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सीपीयू की अपनी जो है, जब लोगों ने डायग्राम में भी, बेसिक डायग्राम में देखा था, कंट्रोल यूनिट था, मेमोरी यूनिट थी, और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट थी, ओके। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, एक्चुअली सीपीयू। सीपीयू के यहाँ पे लगता है, सीपीयू का बे ये है, मतलब बे मतलब एरिया ये है जिसपे इसको चिप को लगाया, यही आपका वो एरिया जहाँ जो आपका यही वो आपका एरिया है जिसके ऊपर आपका प्रोसेसर सेट किया जाता है।
ये सब इसके अंदर पिन्स बने, ये सब इसमें होल्स बने होते हैं, और जो प्रोसेसर होता है वो इस पे आकर के सेट हो जाता है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्रोसेसर के पॉइंट को मैच करा दिया जाता है, मतलब उस पे भी एक पॉइंट बना होता है। क्योंकि ये एकदम स्क्वायर शेप में होता है और गलती से दूसरे एंगल पे ना सेट हो जाए, मतलब रखना था किसी और पॉइंट से किसी और पॉइंट को मिलाने पे दूसरे पॉइंट पे सेट हो गया, इसलिए यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर, ये रेक्टेंगल जैसा एरिया बना है, उसमें भी बना होगा चिप के ऊपर, उसको जब इस पे रखते हैं तो अपने आप ये इसमें इंसर्ट हो जाता है। ध्यान से देखेंगे तो आप ये लाइंस जा रही है, ये एक्चुअल नहीं है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए यहाँ पे लाइंस इस तरह की आपको दिख रही है। ये क्या है कि लाइंस वैल्यूज को इस प्रोसेसर से रीड करके लेके जाता है या उसको काम करने के लिए बताता है। काम क्या है इसका, इंटरप्रेट करता है या डिकोड करता है जो भी हमारा प्रोग्राम है या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है सिस्टम से। ओके, तो प्लीज नोट कर लीजिए इसका। कंट्रोल यूनिट मैनेजेस द कंप्यूटर्स वेरियस कंपोनेंट्स, इट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू कंट्रोल सिग्नल दैट एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। दूसरे पार्ट्स को एक्टिवेट करेगा या उनके जरिए से काम कराएगा। ये सारा काम करता है आपका सीपीयू का कंट्रोल। Noted. Okay, Noted, sir. good. So next is अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिक कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या करेगा, सीपीयू का ही पार्ट है, लेकिन ये आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इनको मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेगा। इसके अलावा ये लॉजिकल ऑपरेशन, बूलियन, ये भी यहाँ करेगा। ये सब कुछ कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब सपोज आपने कहा कि 5 + 10 इक्वल्स टू क्या, ये कौन काम करेगा, ये एएलयू करेगा। 5 + 10 15 एज अ रिजल्ट आपको कौन दे देगा, एएलयू। अगर आपने कहा कि 5 + 10 और 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो एंड सो, जो कुछ भी है, ठीक, या 5 रेज़ टू द पावर 2, ये सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये सब हो गया मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशन। अब लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए तब जब हम कहते हैं कि इफ, जब हम कहते हैं कंप्यूटर से इफ, अगर सो एंड सो हो, अगर कुछ ऐसा हो, देन, तब भाई तुम ऐसा करना, नहीं तो एल्स ऐसा करना। ओके, इसका एग्जांपल क्या कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने सिंबल याला बनाया है, इसको मैं याला बना दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60% है, देन पास, एल्स फेल। ओके, सपोज 60% कट ऑफ है, 60% से नीचे वाले लोग को फेल माना जाएगा। जब इस तरह का काम करना होता है, अगर ऐसा हो तो ये करें, अगर ऐसा नहीं हो तो ये करें। इफ कंडीशन देन ट्रू केस, मतलब तो ये होना है, नहीं तो ऐसा। ये आप रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि अगर आप निकले घर से, आपने सोचा कि ऐसा करना है, अगर आज बारिश हो रही होगी तो हम छाता लेके जाएंगे, नहीं, बारिश के सीन है तो छाता लेके जाएंगे, नहीं है तो नहीं लेके जाएंगे, या बारिश हो ही रही है तो छाता लेके जाएंगे, नहीं हो रही है तो नहीं लेके जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा एक चीज है। ये सब कहाँ पे हो रहा होता है, ये सब हो रहा होता है एएलयू के। नेक्स्ट इज मेमोरी। नेक्स्ट इज मेमोरी।
मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। ओके क्लास, यहाँ पे ये नोट मत करिएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ALU का ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे इसको देखिए, इस डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कोई और भी है नो जिसको, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर, हमें दिख रहा है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है। ओके, तो जिसको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, जिसको नहीं दिख रहा है वो MTS का जहाँ पे नाम आ रहा है वहां पे क्लिक करिए, उसके सिंबल पे चैट में। अगर तब भी नहीं आए तो 2 या 3 जगह पे लिखा होगा MTS, तो तीनों पे एक एक करके क्लिक करिए, दिखने लगेगा आपको। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम आ जाती है, रैम रैम रैम। ओके, सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ जाता है रोम, ROM। ओके, इसमें क्या है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और रोम क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली। रैम में क्या क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब आप रैम के अंदर लिख भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब कभी भी सिस्टम ऑफ होता है तो रैम पूरी तरह से क्लियर भी हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक। सेकेंडली, रोम के अंदर ऐसा नहीं है। रोम क्या है, वो चिप होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आपके जैसे कंप्यूटर पार्ट्स हैं या कंप्यूटर का बायोस है, ये कंप्यूटर का डेट टाइम है, इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। अब जैसे डेट टाइम है, वो कई लोग की जगह, वो तो फिर डेट टाइम तो बदलता रहता है, वो होती है रोम के अंदर ही एक तरह की और रोम होती है, उसको कहते हैं EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये EEPROM होती है। अभी हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, अभी आप सिर्फ इसको नोट करिएगा। ठीक, तो रैम हो गई और रोम हो गई। प्राइमरी मेमोरी में रैम और सेकेंडरी मेमोरी में रोम। प्राइमरी मेमोरी सिस्टम ऑफ होता है तो फिर से क्लियर हो जाती है। रैम में ही आपका, सपोज आप गेम खेलते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा कैपेसिटी का गेम है तो वो टोटली डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर और रैम के कॉम्बिनेशन से। मतलब अच्छा प्रोसेसर है, ज्यादा रैम है, तो आपका वो अच्छे से चल रहा है। अगर नहीं है ऐसा, छोटी रैम लगी है तो नहीं चल रहा है। रोम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन का एक बार स्टार्ट हो गया कंप्यूटर, उसके बाद रोम से कोई लेना देना। रोम का एग्जाम्पल आप, रीड ओनली मेमोरी का एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कुछ सीडीज, गाने की सीडी जो आती हैं या मूवीज की सीडीज आती हैं मार्केट में, वो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, मतलब उनसे, उनके ऊपर गाना आप सुन सकते हैं या उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो रोम होती है। लेकिन कुछ सीडीज जैसे क्या कि जैसे कि लोग शादी की सीडीज बनवाते हैं, डीवीडीज बनवाते हैं, तो ब्लैंक आती होंगी ना, तभी तो उसके ऊपर वो शादी की पूरी वीडियो कॉपी करी गई है। या जिसने भी वो मूवी की वीडियो पूरी की पूरी कॉपी करी है, एक बार तो लिखा ही होगा ना। तो वन टाइम रीड राइट वाली भी आती हैं और मल्टीपल रीड राइट वाली भी आती है। ये अलग अलग तरह की होती है। मतलब ऐसी भी सीडीज या डीवीडीज आती है जिनके ऊपर एक बार लिखा, काम खत्म, उसके बाद नहीं लिख सकते। भले ही आपने उसकी कैपेसिटी, सपोज उसकी कैपेसिटी है 500 MB की और आपने उसके अंदर लिखा 100 MB और उसके बाद आपने कहा खत्म, फिनिश। अब आप चाह करके भी उसके अंदर और इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार लिखने वाली चीज थी।
अब वो बाकी 400 MB की जगह आपकी वेस्ट, कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे भी करते हैं, भाई उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है जो कि सिर्फ 100 MB की है, तो कोई बात नहीं, उसकी लिख के छोड़ दें। लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई हमें एक बार में यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां जाएगी, फिर हमारी डीवीडी वापस आएगी, फिर हम उस पर से इंफॉर्मेशन डिलीट करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे, जैसे कि हम करते हैं पेन ड्राइव के केस में या अपनी हार्ड डिस्क के केस में। इंफॉर्मेशन उसके ऊपर पुरानी हटाई और फिर लिख दी। पेन ड्राइव पे हमने कुछ सॉन्ग कॉपी करे, फ्रेंड्स को दिए या उससे मूवी ली, फिर देखने के बाद या यूज करने के बाद फिर से वो डिलीट कर दी और उसके बाद दोबारा नए डेटा कॉपी कर दिया। वो आपका क्या हो गया, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस, लेकिन क्या नेचर का, ऐसे नेचर का जिसको आप बार बार लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से रैम आपकी इसी नेचर की। रैम में बहुत तरह की रैम्स आती हैं, डी रैम, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, डीआरडी रैम। आज की डेट में जो रैम यूज होती है, डीडीआर रैम यूज होती है, जो 4th जनरेशन या DDR4 रैम कहलाती है। जितने भी नए कंप्यूटर है, पुराने कंप्यूटर में DDR3 रैम, DDR2 वाले आपको शायद ही कभी देखने को मिलेंगे कंप्यूटर, वो बहुत पहले यूज होते थे। इनफैक्ट जो अब आपका मोबाइल आता है उसके अंदर DDR5 रैम आना शुरू होती है। लैपटॉप्स, डेस्कटॉप में तो नहीं आती, लेकिन DDR5 रैम आती है। क्यों आती है? क्योंकि एक और डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं ग्राफिक कार्ड। वो ग्राफिक कार्ड का पर्पस क्या होता है कि जब आप हैवी ड्यूटी गेम्स खेलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स होते हैं, मतलब वो तलवार भी चला रहा है, गोली भी चल रही है, तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम होते हैं वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाते। सिस्टम ऐसे नहीं बने होते कि इतनी हाई स्पीड की मूवमेंट्स को कैप्चर कर पाए। मूवीज एक अलग चीज होती है, अगर आप देखेंगे मूवी में एक्शन का सीन चल रहा है वो अलग है, क्यों? क्योंकि वो प्री रिकॉर्डेड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। जब आपने क्लिक किया कि भाई अभी शूट करना है तो वो शूट कर रहा है। ये इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से स्क्रीन पे उतनी ही स्पीड से दिखाने का काम करने के लिए उसे चाहिए होता है ग्राफिक कार्ड। एक नॉर्मल कंप्यूटर, मतलब एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर जो रैम आती है वो आती है DDR4 कैटेगरी की, DDR4। लेकिन एक ग्राफिक कार्ड के अंदर DDR5 रैम आती है। अब इसी वजह से जो ग्राफिक्स वगैरह वाले मोबाइल्स होते हैं, जिनमें हाई एंड ग्राफिक्स होती है, बहुत अच्छे मोबाइल्स होते हैं, उनमें स्टोरेज आपकी चेंज कर दी गई है, एक अलग तरह की स्टोरेज कर दी गई है, UFS कहते हैं उसको। प्लस उनके अंदर जो रैम यूज होती है वो DDR5 रैम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आपको ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स या ज्यादा अच्छे आपको गेम्स चला सके। इसीलिए वो सारे मोबाइल्स की कॉस्ट भी इतनी ज्यादा होती है, जिससे में आपके नॉर्मल एंड के 2-2 कंप्यूटर आते हैं। और ये ग्राफिक कार्ड अगर आप एक डेस्कटॉप के लिए लेने जाते हैं तो ये एक 8-10 हजार रुपए से ले करके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक के भी हो सकते हैं। तो मतलब इतने ज्यादा कैपेसिटी के, इतने ज्यादा स्पीड के होते हैं, और इनका अपना अलग पूरा सिस्टम होता है। मतलब एक अच्छा खासा बड़े साइज का होता है, इसका अंदर अपने खुद के फैंस लगे होते हैं, कूलिंग सिस्टम होता है ताकि ये हीट अप। ओके, सो क्लास आज हम लोग यहीं तक की करेंगे, और हम लोग कल इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे कि इसके आगे के टॉपिक्स हमारे पास में क्या क्या है।